कारो 2020 जिसके क्वेश्चन आजकल एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिल ही जाएंगे और हर बार आईसीआई कोई ना कोई नए टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन आपको हर बार सामने ला रही है और फिक्स हो गया आजकल इन जनरल जो भी ट्रेंड चल रहा है कि एक 5 मार्क्स का 5 से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा एमसीक्यू आएंगे वो अलग कारो 2020 के, मतलब वो कंपेरेटिवली छोटा चैप्टर पर इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसके अंदर क्योंकि भाई ये देखो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इसलिए आईसीआई हर बार इसके साथ गेम खेलती है, कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट हमेशा देती है जहां पे बच्चे मात खा जाते हैं। तो भाइयों बहनों, गाइज एंड गर्ल्स, क्या करने वाले आज अपन कारो 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है वो अपन इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि जहां पे आपको उलझना नहीं है कि यार ये वाला एक की पॉइंट है, मतलब ये वाला एक ट्रिकी पॉइंट है कि ये ट्रिकी पॉइंट आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है कि भाई यहां पर बच्चे हर बार कंफ्यूज आते हैं। वो वाले जितने भी पॉइंट है अपन देख लेंगे और साथ में कारो के जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो अलग अपन रिवीजन अलग से करा हुआ है पर उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी कॉन्सेप्ट हुए तो वो भी एक बार अपन फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है भाइयों बहनों, गाइस एंड गर्ल्स, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी और आज अपन शुरू करने वाले अपने कारो 2020 का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो सर। तो देखो अब अगर जल्दी जल्दी चलेंगे, मैं आपको मेन क्रक्स बताता रहूंगा, ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल डिटेल के अंदर घुसे रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है रिवीजन टाइप में। तो आपको मेन क्रक्स बताऊंगा कि भाई इस जगह आपको मेन ट्रिकी पॉइंट है कि इस जगह आपको ध्यान रखना है, मेन अपन को यहाँ पर पॉइंट रखना है, मतलब ये ध्यान रखना है अपन को। तो सबसे पहले चलते मैं आपको कॉन्सेप्ट की एक बार कॉन्सेप्ट बुक भी चलाता हूँ, क्वेश्चन बैंक भी चलाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बुक भी चलाई हुई अपन ने कारो 2020। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है ना एप्लीकेबिलिटी का, अगर कभी क्वेश्चन आए तो एप्लीकेबिलिटी में एक चीज ध्यान रखना, फटाफट बताता हूँ, बाकी मेन अपन क्वेश्चन पे चलते हैं उसके बाद। तो अपन पहले एक बेसिक चीज बताता हूँ, एप्लीकेबिलिटी की जो लिमिट है कि भाई प्राइवेट कंपनी है, जो किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, उसमें ये 1-10 करोड़ की लिमिट दी हुई है। तो भाई ध्यान रखना, क्वेश्चन आधी बार कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन कंफ्यूज क्या करेगा, ये जो लिमिट है ये कब की देखनी है, ये लिमिट अपन को करंट ईयर की देखनी है। ये वाली जो लिमिट है ना पेड अप शेयर कैपिटल बोरोइंग रेवेन्यू, अपन को करंट ईयर की देखनी है। अगर क्वेश्चन ने प्रीवियस ईयर का डाटा दिया है, इग्नोर करना भाई, प्रीवियस ईयर के डाटा से तुम कंफ्यूज मत होना, ये करंट ईयर का डाटा है। वही जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी का जो डाटा है वो प्रीवियस ईयर का देखना है, इस केस के अंदर करंट ईयर का डाटा आपको इग्नोर करना है। तो ये 1-10 वाला करंट ईयर का देखना है, स्मॉल कंपनी का प्रीवियस ईयर का देखना है, ये एक मेन चीज आप सबसे पहले ध्यान रख लेना। ठीक है ना। अभी चलो अभी नहीं चलते, अभी मेन इसके अंदर कुछ क्वेश्चन अगर अच्छे आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। सिमिलरली पहले अपन क्लोज वाइज ही चलते हैं। पहले क्लोज नंबर 1 के अंदर, क्लोज नंबर 1 के अंदर जो पीपी के रिलेटेड है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के क्लोज के अंदर भाई एज बस मेन आपको एक ट्रिकी पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन वाला, कि भाई रिवैल्यूएशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एसेट आपका रिवैल्यूएशन हुआ है तो आपको बताना पड़ता है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एसेट रिवैल्यू हुआ है, क्या वो किसी रजिस्टर्ड वैल्यू ने कराया क्या। और मेन चीज इसके अंदर क्या है, अगर रिवैल्यूएशन 10% और मोर दिया हुआ है, देखना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर वो क्या करते हैं, केवल मोर देन 10% पे ध्यान देते हैं। नहीं, यहां पर ध्यान रखना मोर देन 10% नहीं बोला, यहां पे बोला है अगर रिवैल्यूएशन जो भी हुआ है ईच क्लास ऑफ पीपी का वो 10% और मोर, 10% और मोर मतलब इक्वल टू 10% भी अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो आपको उसका अमाउंट बताना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन कितने अमाउंट का हुआ है। और ये आपको ईच क्लास ऑफ पीपी का सेपरेटली देखना है कि जैसे अगर ईच क्लास मतलब लैंड एक तरह की क्लास हो गई, बिल्डिंग एक तरह की क्लास हो गई, तो सबका एक अलग अलग आपको 10% आपको देखना पड़ेगा, ईच क्लास ऑफ पीपी का आपको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, इसका कोई क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा ऐसा ट्रिकी नहीं है, बस मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको भी यहाँ पे बता दिया। इन्वेंट्री के अंदर एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, इन्वेंट्री के अंदर आ जाओ, आपको मैं ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ आपको इन्वेंट्री का। देखो आजा भाई, हाँ ठीक है। तो पहले एक बार ट्रिकी क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन एक बार। सर इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है सर, फिजिकल वेरिफिकेशन अपन को करना पड़ता है इन्वेंट्री का। सर अपन को रीजनेबल इंटरवल मतलब हर एक साल के अंदर अपन को फिजिकल चेकिंग करनी है पीपी की अपन को। अब यहाँ पे अपन को क्या देखना है कि भाई बुक्स के अंदर जो इन्वेंट्री दी हुई है वर्सेस जो फिजिकल इन्वेंट्री दी हुई है, बुक्स में जो इन्वेंट्री है वर्सेस फिजिकल इन्वेंट्री है, अगर उन दोनों के बीच में 10% और मोर का डिस्क्रिपेंसी आई कि बुक्स के अंदर जो इन्वेंट्री वर्सेस फिजिकल इन्वेंट्री उसमें 10% या उससे ज्यादा की अगर डिस्क्रिपेंसी आई तो आपको देखना पड़ेगा उसको बुक्स में प्रॉपर्ली डील करा है या नहीं करा है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब मेन इसके अंदर पता है आईसीआई ने गलती करी हुई है, मैं इसको गलती कहता हूं मैं जनरली। यहाँ पर ये देखो, जब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था एक आईसीआई ने कि फिजिकल वेरिफिकेशन करा और वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ईच क्लास ऑफ पीपी आपको सेपरेटली देखना, मतलब रॉ मटेरियल का अलग देखना, डब्ल्यूआईपी का अलग देखना, फिनिश गुड इनका अलग अलग देखना, मतलब आपको इनका 10% निकालना है। फिजिकल वेरिफिकेशन 1160 वर्सेस 1180, 410 वर्सेस 430, 2500 वर्सेस 200, इनका अलग से 10% देखना है। जहां पर भी 10% या 10% से ज्यादा अगर डिस्क्रिपेंसी है तो अपन को देखना है बुक्स में प्रॉपर्ली डील करा है नहीं करा। ठीक बात है। अब यहां पर आईसीआई ने 10% निकालने का फॉर्मूला गलत लगा दिया। पता है फॉर्मूला क्या लगा है यहां पर आईसीआई ने 10% निकालने का फॉर्मूला लगा दिया आपका, जो भी आपकी फिजिकल वैल्यू है
माइनस बुक वैल्यू करो, माइनस बुक वैल्यू करो। चलो यहां तक तो ठीक है। डिवाइड किससे करना चाहिए था? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था सर? डिनोमिनेटर होना चाहिए था, जनरली होना चाहिए था बुक वैल्यू को डिनोमिनेटर मानना चाहिए था आईसीआई को। पर आईसीआई ने यहां पर जब ये क्वेश्चन में दिया ना, आईसीआई ने गलती कर दिया। आईसीआई ने डिनोमिनेटर में पता क्या लिया? फिजिकल वैल्यू ले लिया। क्या ले लिया? फिजिकल वैल्यू। आईसीआई ने ये डिनोमिनेटर के अंदर ले लिया है फिजिकल वैल्यू को। तो भाई ध्यान रखना, आप कभी भी क्वेश्चन आए तो भाई अब तुमको मेरे हिसाब से देखो, आईसीआई ने फिजिकल वैल्यू लिया डिनोमिनेटर में, तुमको भी यही लेना है। पर एक अल्टरनेटिव डाल के तुम डिवाइड बाय बुक वैल्यू करके हिसाब से भी देख लेना कि मतलब अगर तुमको यहाँ पे निकालना है, जैसे एग्जांपल के लिए ये है, ये कैसे निकालोगे? यहाँ पे निकालना पड़ेगा तुमको 1160 माइनस 1180 डिवाइड बाय 1160 करना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज आ रहे, कितने परसेंटेज आ रहे। तो 10% है, उससे ज्यादा है क्या? तो ये देखने के लिए आपको डिवाइड बाय किससे करना है? फिजिकल वैल्यू से करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ऐसे नहीं करा। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अल्टरनेटिव एग्जाम में डाल के आ जाना, जिसमें डिवाइड बाय या बुक वैल्यू भी करके आ जाना भाई, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ने गलत ही करा है। जनरल डिवाइड बाय बुक वैल्यू ही होना चाहिए, ऐसे का गलत है ये वाला पोर्शन। ठीक है, पर जो है अपन को भी वही ध्यान रखना है। उसके बाद एक और चीज तुमको क्या ध्यान रखनी है? सो उसके बाद यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिमिट वाला भी एक है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर क्लाइंट ने, कोई भी आपका जो क्लाइंट है जिसकी ऑडिट कर रहे हो उसने वर्किंग कैपिटल लिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, साल में कभी भी किसी भी दिन अगर वर्किंग कैपिटल लोन की सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ रुपए के ऊपर है, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, इक्वल नहीं है, यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे कंफ्यूजन, एक्सेस ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए के ऊपर अगर उसकी कभी भी वर्किंग कैपिटल लिमिट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगर साल में केवल एक दिन के लिए भी उसने 6 करोड़ का लोन लिया हुआ था वर्किंग कैपिटल, चाहे अगले दिन रीपे कर दिया, अगले दिन पूरा रीपे कर दिया, तो भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा सर? कि जो भी स्टेटमेंट बुक, जो भी स्टेटमेंट उसने बैंक वालों को सबमिट करा है इन्वेंट्री के, डेटर वगैरह के, वर्सेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो जो भी इन्वेंट्री डेटर वगैरह के स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करा है, बैंक को सबमिट करा है वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, वो एग्री तो कर रहे नहीं कर रहे, देखना पड़ेगा। अब सर मेन पॉइंट यहाँ पे एक्सेस ऑफ 5 करोड़ है, 5 करोड़ के ऊपर का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी दिन पे हो सकता है, और 5 करोड़ के ऊपर क्या होना चाहिए? सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट। सैंक्शनड, यहाँ पे यूटिलाइज नहीं बोला, यूटिलाइज नहीं बोला। अज्यूम करो कि भाई यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आया हुआ, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सैंक्शन कितना करा हुआ है? यहाँ पे लोन सैंक्शन करा हुआ है, कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करी हुई 31 अप्रैल 2023 को 4.5 करोड़ करा हुआ है एक, एंड लेटर ऑफ क्रेडिट दी हुई है 2.5 करोड़, मतलब टोटल दोनों मिला के कितना हो गया? 7 करोड़। सैंक्शन कितना करा है? सैंक्शन करा हुआ है 7 करोड़, पर जो यूटिलाइजेशन करा है ना, वो यूटिलाइजेशन केवल करा है 4.95 करोड़, 4.95 करोड़ की सैंक्शन ज्यादा करा है, पर मैंने यूटिलाइज ज्यादा नहीं करा। तो यूटिलाइजेशन को हमको इग्नोर करना है, यूटिलाइजेशन से हमको मतलब नहीं, हमको देखना है कि सैंक्शन अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो ये वाली रिपोर्टिंग लग जाएगी कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस जो भी स्टेटमेंट आपने बैंक वालों को सबमिट करे वो आपस में मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हमको देखना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। एक मैं बताता हूँ बेसिकली तुमको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बाद में ये बार बार चीज नहीं बताऊंगा। देखो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कारो का सबसे पहले अपन को कारो का क्लोज लिखना है, जो भी कारो का क्लोज है वो कारो के क्लोज का वो रिलेवेंट लिख देना एज पर पैरा 3 क्लोज टू, और अगर आप तुमको सब क्लोज भी याद हो तो ठीक है, वरना नहीं याद है तो बस तुम क्लोज टू लिख दो। फिर खुद की लैंग्वेज में लिख देना कि अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ के ऊपर है तो क्वार्टरली बेसिस पे या फिर जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हो बुक्स के साथ मैच कर रहे नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आपको बताना है गिवन केस, यहाँ पे क्या बताना है आपको? पूरा का पूरा गिवन केस, फिर पूरा बता दो गिवन केस एंड एनालिसिस, गिवन केस एंड एनालिसिस, पूरा गिवन केस बता दो, मतलब जो क्वेश्चन है उसके रिलेवेंट सारा का सारा पॉइंट लिख दो, और एनालिसिस यहाँ पे आप लिख दो। गिवन केस के अंदर कि भाई सैंक्शन 5 करोड़ के ऊपर हुआ था, ये देखो ये 7 करोड़ का हुआ था, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो आपके रिटर्न एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गिवन केस के अंदर यहाँ पे हुआ था कि भाई आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो जो भी आपने रिटर्न फाइल करे उससे 15% से एग्री नहीं कर रहे थे, तो बता दो भाई गिवन केस में 15% की डिस्क्रिपेंसी है। फिर एंड में कंक्लूजन दे दो कि भाई कंक्लूजन में बता देना, तो पहले आपने क्लोज लिखा, गिवन केस एनालिसिस लिखा, फिर आपने फाइनली क्लोज में बता दिया कि हाँ भाई हमको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा इस क्लोज के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ये चीज ध्यान रखें। चलो ये वाला हो गया क्लोज टू। अब अपन आगे चलते हैं फटाफट। चलो आगे चलते हैं। अब बेशक में वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, बड़ी मेहनत लगती है भाई, तो लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे प्लीज याद रखिए ये बताना तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है, तो उस हिसाब से जो भी अटेम्प्ट के बच्चे होंगे मैं उस हिसाब से वो मटेरियल और ज्यादा लाऊंगा। तो एक बार आप मुझे वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा अटेम्प्ट है, या कौन सा अटेम्प्ट देना, आपके नाम के आगे CA लगा दो, CA XYZ, इस अटेम्प्ट में आप बनने वाले हो। ठीक है, चलो आ जाओ अपन आगे चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में देखते रहते हैं अपन, कॉन्सेप्ट के अंदर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है तो ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसे बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता, बहुत सिंपल वाला है कुल मिला के। इन्वेस्टमेंट गारंटी लोन वगैरह जो मैं किसी को दे रहा हूँ, किसी को भी मैं लोन दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, तो उसकी बता रहा है कि अगर आपने किसी को भी लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट दिया है तो आपने ग्रुप कंपनी को कितना दिया है, नॉन ग्रुप कंपनी को कितना दिया है, सब्सिडी वगैरह कितना दिया है, उसके अलावा कितना दिया है वो आप बता देना। और साथ में कोई भी आपने किसी को लोन वगैरह दिया है जिसकी टर्म प्री जुडिशियल है कि कंपनी के अगेंस्ट प्री जुडिशियल लोन तो नहीं है, वो वाला। कभी भी आपने अगर किसी को लोन दिया है वो 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू हो चुका है, किसी को लोन दिया 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू हो चुका है, तो आपको देखना है कि रीजनेबल स्टेप्स आपने ले लिए ना लोन को रिकवर कराने के लिए, जैसे उस पर लीगल केस वगैरह कर दिया आपने, सब तो कर दिया है ना। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई आपने किसी भी कंपनी को, किसी भी बंदे को पुराना लोन रीपे कराना, आपने किसी को पुराना लोन रीपे करना था किसी बंदे को, तो आपने उसको पुराना लोन रीपे कराने के लिए किसी भी बंदे को नया लोन दिया है क्या, या तो उसके ओल्ड लोन को, या तो आपने उसके ओल्ड लोन को रिन्यू कर दिया, या फिर आपने उसको न्यू लोन दिया, या फिर और भी ज्यादा नया लोन दिया, या तो पुराने लोन को रिन्यू करा या नया लोन आपने दे दिया। ठीक है ना ये बात। तो लोन ग्रांटेड आपने कोई भी दिया है क्या, कोई भी नया फ्रेश लोन दिया है क्या, टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, एग्जिस्टिंग लोन सेटल करने के लिए। अगर ऐसा आपने दिया है तो आपको उसका अमाउंट बताना पड़ेगा, ऐसा कितने रुपए का लोन है जो आपने पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन दिया, तो उस नए लोन का कितना अमाउंट है, और परसेंटेज कितना परसेंटेज है वो टोटल सारे लोन मिलाकर कितना परसेंटेज है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड है क्या, कुछ वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे ऐसे कोई बहुत ज्यादा काम का कुछ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, अब ये वाला स्टैच्यूट यूज, इसके अंदर एक क्वेश्चन बार बार आ जाता है, एक रिपीटेड क्वेश्चन टाइप बार बार आता है। कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो स्टैच्यूट यूज के अंदर अपन ने पढ़ा है सर क्लोज 7 के अंदर की, तो दो तरह के स्टैच्यूट यूज होते हैं, एक होते हैं अनडिस्प्यूटेड स्टैच्यूट, डिस्प्यूटेड स्टैच्यूट। अनडिस्प्यूटेड स्टैच्यूट यूज के अंदर अपन को बताना होता है कि भाई कोई भी लोन जो बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग चल रहा है और उसकी ड्यू डेट से ज्यादा 6 महीने हो चुके हैं, ड्यू डेट से ज्यादा 6 महीने हो चुके हैं, मतलब मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं, उसको मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं, फिर भी अपन ने उसको पे नहीं करा, तो अपन को यहाँ पर सब क्लोज ए के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है अपन को। यहाँ पे जब अनडिस्प्यूटेड हो, बैलेंस शीट डेट पे मतलब ड्यू पड़ा हुआ है और 6 महीने से ज्यादा उसको ड्यू हो चुके हैं, इतने टाइम से अपन पे नहीं करे। ठीक है। डिस्प्यूटेड वाला क्लोज क्या बोलता है, डिस्प्यूटेड वाला बोलता है कि कभी भी अगर कोई भी ड्यू अपना स्टैट्यूटरी ड्यूज गवर्नमेंट से डिस्प्यूटेड चल रहा है तो अपन को उसका अमाउंट एंड फॉरम बताना पड़ेगा। ठीक बात है। पर यहां पर एक लाइन आती है जो बच्चे मिस कर देते, ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, अ मियर रिप्रेजेंटेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्प्यूट। कि भाई डिस्प्यूट का यहाँ पे साफ साफ बोला है कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि हमारा इनकम टैक्स या जीएसटी वगैरह से कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका एक प्रॉपर पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए कि आपने कहीं पे केस करा हुआ है, आप आईटेट वगैरह में केस करा हुआ है, कोर्ट वगैरह में केस करा हुआ है, कोई पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए, तभी हम उसको डिस्प्यूट मानेंगे। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आपसे कोई डिमांड मांगी, उसने डिमांड मांगी, आपने केवल उसको एक छोटा सा लिख के रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि नहीं ये हम पेबल, हम लाइबल नहीं है इसको पे करने के लिए, हम लाइबल नहीं है इसको पे करने के लिए, आपने केवल एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन देनी है उसको लिख के, तो क्या केवल इसको इतना डिस्प्यूट मान लेंगे? नहीं, इसको डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, ये अनडिस्प्यूटेड के अंदर ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो ये उसी का क्वेश्चन आया भाई यहाँ पे, FY 2023-24 चल रहा है, उसके अंदर 15 लाख के इनकम टैक्स का एक आउटस्टैंडिंग ड्यूज चल रहा है, वो जुलाई 2023 का है। जुलाई 2023 से आप मान लो ये मार्च 2024 तक पेंडिंग चल रहा है। मार्च, ये देखो ना 2023-24 तो मार्च 2024, क्या ये 6 महीने से ज्यादा है? हाँ 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, ये यहाँ पर 6 महीने ज्यादा हो चुका है। ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला कि हमने एक ऑब्जेक्शन लेटर ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी को दे दिया था कि भाई हमने एक ऑब्जेक्शन लेटर दे दिया था डिमांड के लिए कि हम लाइबल नहीं है इसको पे करने के लिए, हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा और कोई भी बात नहीं हुई है, ना उन्होंने कहीं पे कोर्ट वगैरह में केस कराया, ना आईटेट ट्रिब्यूनल वगैरह के अंदर जाके केस कराया, तो क्या इसको डिस्प्यूटेड मान ले अपन? क्या डिस्प्यूटेड मान ले? आंसर इज नो, इसको डिस्प्यूटेड नहीं मानेंगे, ये अनडिस्प्यूटेड के अंदर जाएगा। और क्योंकि ये अपन अनडिस्प्यूटेड मान रहे हो, 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, देखो ना जुलाई 23 की डिमांड थी और यहां पर मार्च 24 हो गया, बैलेंस शीट डेट क्या है मार्च 24, तो भाई 6 महीने से ऊपर पहुंच चुका है, 6 महीने से ऊपर पहुंच चुका है और ये अनडिस्प्यूटेड है, तो इसलिए ये कहां पे रिपोर्ट होगा? ये क्लोज ए के अंदर रिपोर्ट होगा, बी वाले में नहीं होगा, इसको डिस्प्यूटेड नहीं मानेंगे अपन। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है सर, नीचे आ जाओ आप यहाँ पर प्योर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सेकंड। अनरिकॉर्डेड इनकम वाला तो ठीक है, अनरिकॉर्डेड इनकम की ड्यूरिंग देयर आपने कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम बुक्स में रिकॉर्ड करी है जो कहीं पे इनकम टैक्स वगैरह में सरेंडर करिए, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। हाँ आएगी रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, तो रीपेमेंट ऑफ ड्यूज के अंदर भी एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज के अंदर अच्छा क्वेश्चन अभी एक मतलब रिसेंटली आया था, क्या क्वेश्चन आता है देखो, सिंपल है कि भाई मैंने अगर किसी से लोन लिया हुआ है यहाँ पे, तो क्लोज 9 बोलता है कि आपने लोन लिया हुआ और अगर आपने किसी से भी लोन लिया और डिफॉल्ट करा तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर, किसी ने भी आपको बोल दिया बैंक वगैरह ने कि आप विलफुल डिफॉल्टर है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब मेन इसके अंदर क्या आता है, मेन आता है फंड डाइवर्टेड और शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, कि भाई
जिस पर्पस के लिए मैंने किसी से लोन लिया मैं उसी पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज कर सकता हूं, कोई दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक बात है। इवन आपने अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है तो उसको आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते कि आपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, उससे आप मशीनरी बिल्डिंग खरीद के ला रहे हो, ठीक है, तो फंड डाइवर्ट नहीं कर सकते और शॉर्ट टर्म फंड को आप लॉन्ग टर्म में यूज नहीं ले सकते। ठीक बात है सर। अब सर यहाँ पर क्वेश्चन, एक अच्छा वाला क्वेश्चन क्या आया सर यहाँ पर ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये देखो। इसके अंदर बोला कि मैंने कोई लोन लिया था कंपनी से फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट, मेरा कोई लोन लिया है मैंने ड्यूरिंग द FY 2023 ऑफ मेट्रो लाइन, मोनोरोल एंड कोस्टल रोड के लिए मैंने फंड लिया है यहाँ पर, ठीक है, कितना 4 करोड़ रुपए मैंने उठाए बैंक से। 4 करोड़ उठाए, मेरे को 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेट्रो, मोनोरोल, कोस्टल रोड, ये 3-4 प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, तो मैंने 4 करोड़ रुपए का फंड उठाया हुआ है। अब उसके अंदर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेट्रो लाइन एंड मोनोरोल है वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कि वो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, ठीक है, बट ये जो कोस्टल वाला है ना, कोस्टल वाला प्रोजेक्ट, इट इज येट टू कमेंस, ये भी कमेंस होना पेंडिंग है। ठीक बात है। एंड द अमाउंट अनस्पेंट इज 4 करोड़। कि भाई साहब यहां पे बोल रहा है कि मैंने लोन तो ले लिया, मैंने बैंक से लोन तो ले लिया, पर ये जो कोस्टल रोड वाला प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने अभी तक शुरू ही नहीं करा, ये मैंने अभी तक शुरू ही नहीं करा, और इसका अमाउंट अनस्पेंट पड़ा हुआ है 4 करोड़ रुपए। मेरा 4 करोड़ का मैंने लोन लिया था, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कोस्टल रोड वाला भी येट टू कमेंस है। तो क्या मुझे कहीं पे रिपोर्ट करना है क्या? आंसर इज नो। ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपने कहीं पे लोन ले लिया और आपने वो प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं करा। अरे ठीक है यार, थोड़ा टाइम लगेगा शुरू करने में, तो आपको कहीं पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ना, आपको जब करना होता है जब आपने कहीं पे फंड डाइवर्ट करा होता है। आपने कोई फंड डाइवर्ट करा है? नहीं, मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया, कुछ टाइम बाद शुरू होगा वो प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कहीं पे भी रिपोर्ट करने की जरूरत है सच नहीं होती है। ठीक बात है ना सर? बिल्कुल ठीक। मतलब कोई भी आपको क्वालिफिकेशन वगैरह देने की, कोई भी एडवर्स रिमार्क देने की जरूरत है यहाँ पे आपको नहीं है। सिमिलरली एक ये देखो, ये आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, और मतलब ये आपका प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, और इसके अलावा जो दो प्रोजेक्ट है ना, मेट्रो लाइन और मोनोरोल, ये मेट्रो लाइन मोनोरोल तो प्रोजेक्ट आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में भी अभी आपका अनस्पेंट अमाउंट है 2 करोड़ का, कि भाई आपने लोन जितने का भी लिया, आपने थोड़ा बहुत यूज कर लिया, पर अभी थोड़ा बहुत यूज करना पेंडिंग है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट चलता रहेगा, वैसे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा यूज करता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट चला, मैं थोड़ा पैसा और यूज करता गया, थोड़ा पैसा और यूज करता गया, पर ये प्रोजेक्ट के लिए अभी 2 करोड़ रुपए अनस्पेंट है, जो मैं कुछ टाइम बाद यूज लूंगा, और ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, चल रहे। क्या ये मुझे रिपोर्ट करना है? आंसर इज नो। ये भी क्यों रिपोर्ट करना है मुझे? भाई प्रोजेक्ट जैसे जैसे चलेगा, जैसे जैसे रुपए रिक्वायरमेंट होंगी, मैं खर्च करता रहूंगा। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि अगर मैंने लोन ले लिया, अभी तक यूटिलाइज नहीं करा, तो मुझे रिपोर्ट करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। तो आपको नहीं करना, कहीं पे भी कोई क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क नहीं देना, बट आप एक बेटर रहेगा, आप बस एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दो। क्या बोला मैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दो। बस आप एक स्टेटमेंट दे देना, आप ऑडिटर एक स्टेटमेंट दे देगा, एक बेसिक से नॉर्मल, कि भाई देखो इतना फंड इन्होंने लिया था, वो इतना भी अनयूटिलाइज है, बात खत्म। कोई एडवर्स रिमार्क नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बस एक नॉर्मल एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन वो दे देगा यहाँ पर। तो बस ये यहाँ पे बता देना आपको कि भाई उसको बस ये बताना पड़ता है। क्लोज 3 के मतलब क्लोज 9 यहाँ पे बोलता है यहाँ पर पे कि भाई अगर उसने टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिया, उसी पर्पस के लिए उसने यूज लिया है ना, डाइवर्ट तो नहीं करा है। तो गिवन केस के अंदर उसने कोई भी डाइवर्सन नहीं करा है, तो इसलिए कोई भी एडवर्स क्वालिफिकेशन नहीं देना, बस उसको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वो दे सकता है कि भाई अभी तक वो लोन यूटिलाइज नहीं हुआ है। सेम अगले वाले के अंदर भी आपको यहाँ पर ही सेम लिख देना। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ नीचे। उसके पहले क्लोज देखते रहते, किसी भी क्लोज के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो ये ठीक है। कोई भी अगर पब्लिक से आप पैसा रेस कर रहे हो, तो पब्लिक से अगर एफपीओ आईपीओ अगर रेस कर रहे हो, तो जिस पर्पस के लिए आप इशू, वो सेम जिस पर्पस के लिए आप रेस कर रहे हो उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। क्लोज 10 ये बोलता है। तो क्लोज 9 बोलता है कि आपने जो लोन लिया वो सेम पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। क्लोज 10 बोलता है अगर आपने किसी एफपीओ आईपीओ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा, तो वो इक्विटी भी सेम पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे ये बोलता है। चलो, इंक्लूडिंग डिबेंचर, डिबेंचर भी यहाँ पर ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह यहाँ पर ही आते हैं। फिर क्लोज 11 फ्रॉड की बात करता है। फ्रॉड के अंदर भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं, मतलब सिंपल सिंपल यहाँ पे कोई ट्रिकी वाला ऐसा पॉइंट नहीं आते कि कुल मिला के कंपनी ने किसी पे फ्रॉड करा है या कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा है। कंपनी ने किसी पे फ्रॉड करा है, कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ में अगर कभी भी सेंट्रल, कभी भी अपन सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 क्या बोलता है, जब 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है। तो कभी भी अगर आपने कोई भी फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर का या उसका मिला, तो आपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आपने कोई भी फ्रॉड बताया एडीटी 4 फाइल करके, तो भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। किसी ने कंपनी के अंदर अगर कोई भी विसल ब्लोअर कंप्लेन आई है, तो भी आपको बताना पड़ेगा। बस ये बेसिक चीजें यहाँ पे बोलता है। ठीक है, चलो। निधि कंपनी के अंदर भी कुछ है नहीं, बस आपको देखना पड़ता है नेट डाउन फंड टू डिपॉजिट 1:20 का रेशियो होना चाहिए यहाँ पर पे। इसका डिपॉजिट कितना आना चाहिए? 1:20 का। 10% ऑफ अनइनकम्बेंट डिपॉजिट आपको लाइबिलिटी मीट आउट करने के लिए रखनी चाहिए, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप जब भी कर रहे हो तो क्लोज 13 बोलता है सेक्शन 177 188 आपको कंप्लाई करना है। ठीक बात है, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, इसका क्वेश्चन बस बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये वाला एक ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लोज 15 का ये बच्चों को समझ में नहीं आता क्या होता है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन देखोगे ना आप, यहाँ पे क्लोज क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैंडी लिमिटेड एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करना चाहती है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का पे शिफ्ट करना चाहती है, सही जगह लेना चाहती है। तो वहां पर पे क्या हुआ, वहां पर पे एक उसको प्लॉट चाहिए था, जो किसके पास था, मिस्टर सिद्धांत, तो जो डायरेक्टर है कैंडी लिमिटेड के, तो मतलब डायरेक्टर है एक कंपनी का, उसके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ, उसके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ। अब कंपनी को वो प्लॉट पसंद आ गया कि यार ये वाला प्लॉट अच्छा है, ये वाला प्लॉट हमको दे दो। तो अब वहां पर क्या करा, डायरेक्टर, एक कंपनी का डायरेक्टर, उसने कहा ठीक है आप ये वाला प्लॉट ले लो। बदले में पैसे नहीं दिए कंपनी ने इस डायरेक्टर को पैसे नहीं दिए, नॉन कैश ट्रांजेक्शन करा कि ये कंपनी थी, ये डायरेक्टर था, डायरेक्टर ने कंपनी को प्लॉट दिया और कंपनी ने इसको कोई दूसरा प्लॉट वापस से, कोई दूसरा वाला प्लॉट या दूसरी बिल्डिंग दे दी। सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए यहाँ पर। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे। अभी तो तुम्हारे मैं कारो चैप्टर करा रहा हूँ तो इजीली याद आ गया, पर एग्जाम में ये तुम्हारे दिमाग में इजीली नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो कभी भी अगर डायरेक्टर और उसके रिलेटिव या डायरेक्टर या उसके रिलेटिव और कंपनी के बीच में नॉन कैश ट्रांजेक्शन आ रहा है तो क्लोज नंबर 15 आपको बताना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, क्लोज नंबर 15 क्या बोलता है, कभी भी डायरेक्टर या उसके कंपनी के मतलब उसके रिलेटिव और कंपनी के बीच में कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस केस में सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज बोलता है यहाँ पे। और साथ में क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्लोज नंबर 13 भी लग जाएगा। क्लोज नंबर 13 क्या बोलता है कि कभी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सेक्शन 177 188 आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्लोज आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, 15 और 13, ये ध्यान रखना, वरना लोगों के दिमाग में नहीं आ पाता है, सच्ची कह रहा हूँ मैं। ये अभी तुमको बस लगातार कराता जा रहा हूँ ये वाला, इसलिए तुमको दिमाग में आ गया ये वाला चीज। ठीक है, चलो नीचे आओ। अब उसके बाद एक कैश लॉसेस वाला भी ठीक आ जाता है। कैश लॉसेस के अंदर 10-15 मतलब जो क्लोज नंबर 17 है ना, क्लोज नंबर 17 यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर क्या कंपनी के अंदर ड्यूरिंग देयर कोई भी कैश लॉस हुआ है, क्या कैश लॉस की बात करता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश लॉस की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट करना है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज के मतलब यहाँ पे क्लोज में लैंग्वेज के दिया, क्लोज में लैंग्वेज दिया है कि कंपनी के अंदर कोई भी कैश लॉस हुआ है क्या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्लोज की लैंग्वेज देख के ये पता पड़ता है कि भाई दोनों साल लॉस होगा तो ही हमको रिपोर्टिंग करनी है, दोनों साल लॉस होगा तो ही रिपोर्टिंग करनी है। पर ऐसा नहीं है। आईसीआई ने जो उसका पूरा का पूरा गाइडेंस नोट होता है ना कारों पे, उस पर साफ साफ बता देता गाइडेंस नोट पे कि नहीं ऐसा नहीं है कि दोनों साल लॉस हो तो ही रिपोर्टिंग करनी है। अगर केवल करंट ईयर में लॉस है, करंट ईयर में ही कैश लॉस है और पिछले साल प्रॉफिट था तो भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। करंट ईयर में लॉस है, पिछले साल प्रॉफिट था तो भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। ठीक है, इवन क्वेश्चन भी आया हुआ उसका यार। चलो देन उसके बाद ये ठीक है, ये इससे बहुत ज्यादा नहीं है। इसका फिर भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नहीं कारों के साथ साथ आ जाता है पे क्लोज नंबर 19 का कि कुल मिला के कंपनी के अंदर कोई भी गोइंग कंसर्न का इशू तो नहीं है, ये वाला कभी कभार आ जाता है। ठीक है, क्लोज 19 में डालना। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी ठीक आया था यहाँ पर कुछ ईजी क्वेश्चन ऐसे नहीं। फिर देखो भाई अपन को पता है कि जो सीएफएस होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड सीएफएस पे कभी भी कारो नहीं लगता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कारो नहीं लगता है। एक्सेप्शन सर, एक्सेप्शन क्या है सर, क्लोज 21 बस इस पे लगता है, ये अपन को पता है। ठीक है, तो क्लोज 21 यहाँ पे सिंपल शब्दों में क्या कहता है, क्लोज 21 बोलता है कि देखो भाई अगर रिलायंस कंपनी, रिलायंस एज ए ग्रुप है, रिलायंस के नीचे बहुत सारी कंपनी सब्सिडी आती है, ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, बहुत सारी सब्सिडी है। तो रिलायंस एज ए ग्रुप कंपनी पे, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो का कोई भी क्लोज नहीं लगेगा एक्सेप्ट क्लोज नंबर 21। और क्लोज नंबर 21 क्या बोलता है, जो भी आपकी सब्सिडरी एसोसिएट जेवी वगैरह है, सब्सिडी एसोसिएट जेवी मतलब जिनको आप ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट करने वाले हो, जिन भी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंसोलिडेट करने वाले हो, जैसे एबीसी हो गई, क्या इन एबीसी कंपनी के कारो रिपोर्ट में कोई भी क्वालिफिकेशन है क्या, कोई भी क्वालिफिकेशन है क्या, एबीसी कंपनी के कारो रिपोर्ट में कोई भी क्वालिफिकेशन है क्या, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो यहां पर भी पता है मेन पॉइंट क्या आता है, यहां पर बस ये बोला हुआ इन्होंने कि मानो अज्यूम करो कि हाँ भाई ए वाली कंपनी है, ए वाली कंपनी के ऑडिटर ने कोई भी इसके पे एडवर्स रिमार्क दिया हुआ है, कारो पे एडवर्स रिमार्क दिया हुआ है, कुछ भी बोल दो, लेट्स से एग्जांपल के लिए बोल दो कि क्लोज 2 का एडवर्स रिमार्क दिया है, क्लोज 2 क्या बोलता है कि भाई इन्वेंट्री की चेकिंग टाइमली बेसिस पे हो जानी चाहिए वो सब। तो हो सकता है कि ये जो ए लिमिटेड इन्वेंट्री की चेकिंग टाइमली रीजनेबल बेसिस पे नहीं कर रही है, तो यहां पर दिया हुआ है। तो अपन को यहाँ पर क्लोज 21 में क्या बताना पड़ेगा, क्लोज 21 में बताना पड़ेगा जिस कंपनी के लिए एडवर्स रिमार्क दिया है, जिस कंपनी के लिए एडवर्स रिमार्क दिया है वहां पर अपन को
केवल इतना बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? कंपनी का नाम, कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड, कंपनी का नाम ए लिमिटेड। अब इसके साथ अपना रिलेशन क्या है? एग्जांपल ये अपनी सब्सिडरी है, ये बता दो। ए लिमिटेड अपनी सब्सिडरी है, और आपको बस बता देना है कौन सा पैराग्राफ नंबर है, कौन सा पैराग्राफ नंबर है जिसमें क्वालिफिकेशन दिया है, कौन सा था? क्लोज टू, क्लोज टू के अंदर क्वालिफिकेशन दिया है, बस इतना बता देना है। पूरा का पूरा आपको डिटेल नहीं बताना उस पैराग्राफ की, उस पैराग्राफ का पूरा टेक्स्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि क्लोज टू क्या बोलता है, एग्जैक्ट क्या क्या हुआ है, वो पूरा बताने की जरूरत नहीं है। केवल आप पैराग्राफ का नंबर बता दो, काफी हो जाएगा। पैराग्राफ का नंबर बता दो आप, काफी हो जाएगा यहाँ पे। बस ये चीज यहाँ पे बोलता है, ये चीज ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये गिवन केस के अंदर क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी थी, होली ओन सब्सिडी थी, वो थी। एक सब्सिडी के अंदर कहीं पे क्लोज 15 फॉलो नहीं कराता, दूसरी सब्सिडी में क्लोज 9 फॉलो नहीं कराता, ऐसे अलग अलग थी। तो बस आपको यहाँ पे क्या बताना था? बस बताना था कि देखो ये कंपनी है, 3 कंपनी है, एक मेरी होल्डिंग है, एक मेरी ज्वाइंट एसोसिएट है, एक होली ओन सब्सिडी है। कौन सा क्लोज नंबर के अंदर क्वालिफिकेशन दिया ये बता देना, क्लोज 1, क्लोज 9, क्लोज 15, बस इतना आपको बता देना। तो बस यहाँ पे यही बोला हुआ है कि क्लोज 21 यहाँ पे लगेगा। क्लोज 21 बोलता है कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको रिपोर्ट करना है, इफ यस तो कंपनी और उसका पैराग्राफ नंबर आपको बताना है जिसमें अंदर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। टेक्स्ट ऑफ दोस पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिप्रोड्यूस, वहां पे आपको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है जो भी इसका टेक्स्ट है। ठीक है, चलो। तो एक कारो के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपने फटाफट से समराइज कर ली कि भाई ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहां पे लोग ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और जहां पे लोग बहुत जल्दी ट्रिकी पॉइंट होते हैं, जहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अपन ने कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और इसके अलावा आपको और कौन से चैप्टर का ऐसे ही सेम आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर याद से बता देना। और इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स के मेनली चाहिए या फिर जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, वो भी आपके लिए आ जाएगा। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो।